नमस्कारम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और होना भी चाहिए। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के एक पॉलिसी रेवेन्यू पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें टोटल हम लोग 10 पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। 5 पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा, देख पा रहे हैं आप, और 5 पॉइंट और हम इसके बाद लिखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने कई सुधार किए अपने शासनकाल में, जो एक मील का पत्थर साबित हुआ। बाकी के जो शासक हुए वे शासक भी इनको फॉलो करते थे, इनके पॉलिसी को फॉलो किया करते थे। और मार्केट पॉलिसी तो इनका काफी महत्वपूर्ण रहा है, और अभी भी जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उनको ये पढ़ना होता है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। पहला है मुस्लिम अपोलोजी क्लास, मुस्लिम माफीदार वर्ग। इससे आप हिंदी में कहना चाहें तो कह सकते हैं माफीदार वर्ग। ऐसा वर्ग, मुस्लिमों का ऐसा वर्ग जिसके पास माफी की भूमि थी, जो पहले के सुल्तानों ने दिया था उनको। अब कोई किसी क्षेत्र का जमींदार है उनको, और वो मुस्लिम जमींदार है या अमीर है या नोबल है, उसे अलाउद्दीन खिलजी के पहले के सुल्तानों ने जमीन दिया, और वो ऐसा जमीन था जिस पर कोई कर नहीं लगता था। उस जमीन को ये फ्री में ही यूज किया करते थे, इसके बदले कोई भी कर या रेवेन्यू नहीं देना पड़ता था। तो इन्होंने ऐसे लोगों से जमीन को छीना और उस जमीन के बदले इनको कर देने के लिए बोला गया, और ये रेवेन्यू देने के लिए तैयार हो गए, टैक्स देने के लिए। अगला है हिंदू जमींदार क्लास। सेम मुस्लिम अपोलॉजी क्लास के तरह ही हिंदू जमींदार क्लास के साथ भी हुआ। ऐसे जमींदार जो हिंदू थे और जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पहले के सुल्तानों ने जमीन दिया था, और उस जमीन से एक भी कर नहीं मिलता था सुल्तान को, तो ऐसे लोगों से कर लेना शुरू किया। खिलजी की एक बड़ी बात यह थी कि वो चाहते थे कि समाज के हर एक तबके से कर लिया जाए और सब में समानता हो। अब ये नहीं कि किसी एक खास क्लास पे पूरे कर का बोझ दे दें और बाकी क्लास खुशी खुशी रहे, ऐसा नहीं। बल्कि जो अमीर थे, व्यापारी थे, जो किसान थे, मजदूर थे, इन सब से, दुकानदार तक से भी कर लिया जाता था। तो समानता एक हद तक थी और सब से कर लिया जाता था। तो इसमें ये बात नहीं थी कि कभी नहीं हुई कि जो फार्मर्स थे उनको ये लगा कि खाली हम ही कर दे रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, बाकी लोग नहीं भर रहे हैं। इस तरह की भावनाएं कभी नहीं आई थी। अगला है इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू। उन्होंने भूमि कर में वृद्धि, इसे आप हिंदी में कह लें भूमि कर में वृद्धि। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर में वृद्धि किया, रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया, और 1/2 पार्ट जो उपज था, जितना प्रोडक्शन उस खेत से होता था, उस भूमि से, उसका आधा सुल्तान के खजाने में जाता था। ये अधिकतम कर था जो मुस्लिम कानून भी, जो मुस्लिमों का इस्लाम में जो कानून है, उस कानून के तहत भी कर इतना अधिक से अधिक लगा सकते थे। तो उन्होंने आधा कर देने के लिए कहा, जो काफी कर की ऊंची दर थी, टैक्स की ऊंची दर थी। इसके चौथा पॉइंट है अगला, इंप्रूव रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन में जो राजस्व संग्रह में जो सुधार हुआ, इसे आप हिंदी में कह सकते हैं राजस्व संग्रह में सुधार। राजस्व संग्रह में सुधार, तो जो सुधार करना था उसमें क्या सुधार हुआ इसको देखिए, जानिए। होता यह था कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले तक में और अलाउद्दीन खिलजी के कुछ दिनों शुरुआती दिनों में ये पीजेंट क्लास हैं, फार्मर्स हैं, बीच में बिचौलिया हुआ करते थे जो लिंक का काम करते थे, और ये सुल्तान है। तो ये ऑफिसर्स, जितने भी ऑफिसर्स थे, इससे टैक्स लेकर के यहाँ भेजते थे, लेकिन इस जितना लेते थे उसका कुछ हिस्सा इनको रखने का अधिकार था, बाकी सुल्तान को देने का अधिकार था। लेकिन जितना फिक्स था उससे काफी हाई रेट पे ये टैक्स को लेते थे पीजेंट क्लास से, और बहुत कम सुल्तान को देते थे। तो खिलजी ने इस लिंक को ही तोड़ दिया, और डायरेक्ट पीजेंट को ये था कि आप सरकारी खजाने में जो सल्तनत खजाना था, तिजोरी था, उस तिजोरी में ये सबमिट करते, वहां पे ये कलेक्शन को रखते थे टैक्स को। तो ये काफी अहम सुधार था, और इसमें काफी जो करप्शन था पहले, वो करप्शन होना बंद हो गया।
इससे यहाँ भी वृद्धि हुई, इंक्रीज हुआ, खजाने का जो रेवेन्यू था और इनको भी राहत मिली, इनको एक्सप्लॉइट होना बहुत कम पड़ा। फिफ्थ पॉइंट है दीवान अ मुस्तखराज। इसे हिंदी में दीवान ए मुस्तखराज ही कहेंगे। होता ये था कि कई बार रेवेन्यू बहुत भारी मात्रा में बच जाता था, कलेक्शन ही नहीं हुआ करता था। तो उस स्थिति को दूर करने के लिए एक विशेष तरह के ऑफिसर को लाया गया और उसका पद दीवान ए मुख्तराज बनाया गया। ये इनका काम था कि जो इनके नीचे के ऑफिसर्स थे, रेवेन्यू ऑफिसर्स, जो इनका काम था कलेक्शन करना, वे ऑफिसर्स को ये दबाव दे करके कलेक्शन करवाया करते थे। यदि कोई व्यक्ति, कोई ऑफिसर्स कलेक्शन नहीं करता था तो उसको सजा भी होती थी। तो सजा नहीं हो इसलिए ऑफिसर्स सही तरीके से काम करते थे और ईमानदारी पूर्वक काम करते थे, और इससे फायदा दोनों को होता था, पीजेंट क्लास को भी और सुल्तान को भी फायदा होता था। इसके अगले 5 पॉइंट को भी हम जानेंगे। इसका अगला पॉइंट है सैलरी इंक्रीज। हर एक स्टेट में, हर एक शासनकाल में देखा गया है कि भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है। उसका एक अहम कारण एम्प्लॉयर का लो सैलरी भी होता है। यदि सैलरी कम हो और उसे अपने जीवन यापन या परिवार के भरण पोषण में दिक्कतें आ रहा होता है, तो वो कहीं न कहीं से जुगाड़ करता है और घूस लेना शुरू करता है, जहां उससे भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। तो अलाउद्दीन खिलजी इस बात को भांपे और उन्होंने उन ऑफिसर्स की सैलरी इंक्रीज कर दी, बढ़ा दिया, ताकि वे अपने परिवार और खुद का भरण पोषण ठीक से कर सके। इसके बाद भी जो ऑफिसर्स कहीं से भी गलती करते हुए पाए गए, थोड़ा भी करप्ट निकले, उनको सजा दी जाती थी। तो इससे काफी सुधार हुआ ऑफिसर्स के स्थिति में भी, पीजेंट के सिचुएशन में भी, और सुल्तान को तो फायदा हुआ ही हुआ। सैलरी हालांकि देना पड़ता था अधिक, लेकिन इससे अधिक रेवेन्यू इनके पास आ जाया करता था। इसका अगला पॉइंट है एडिशनल टैक्स। 7 नंबर, एडिशनल टैक्स। इसे आप कह सकते हैं हिंदी में अतिरिक्त कर। अलाउद्दीन खिलजी ने, सुल्तान ने कुछ अतिरिक्त कर को लगाया, एडिशनल टैक्स को लगाया। वो टैक्स था हाउसिंग टैक्स। घर में रहने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। यदि आपके पास मवेशी है तो मवेशी रखने के लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, कैटल टैक्स था। फिर चराई का टैक्स था। यदि आप ग्रेजिंग करते हैं, पास्चर लैंड है, तो आप अपने पशुओं को, कैटल को ले जाते हैं चराने के लिए, चारा को, तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ता। तो इन सब से टैक्स में काफी इंक्रीमेंट हुआ। उस समय की मांग थी कि टैक्स में इंक्रीमेंट हो, और इसलिए सुल्तान ने एडिशनल टैक्स को लाया ताकि सेना मजबूत हो सके, आंतरिक स्थिति ठीक हो, और बाहरी जो मंगोल थे उनका सामना वो कर सकते थे। मंगोल ऐसे आक्रमणकारी थे जो लूटपाट करने के लिए समय समय पर आक्रमण करते थे। तो उनका सामना करने के लिए सुल्तान ने ये व्यवस्था किया कि हम टैक्स को बढ़ा दें ताकि हमारे पास खर्चा करने के लिए अधिक से अधिक धन हो। इसका नेक्स्ट एंड 8 नंबर है इंड जकात ऑन एनिमल। इंड जकात ऑन एनिमल। पशुओं पर जकात कर को हटा दिया गया। ऐसे पशुओं पर जो व्यक्ति भारी संख्या में, बड़ी संख्या में पशुओं का व्यापार करते थे, ये पशुओं का पालन करते थे, दूध के लिए, दूध के व्यापार के लिए, पशुओं का खरीद फरोख्त करने के लिए, उनको काफी बोझ हो गया था कर का। वे लैंड रेवेन्यू भी देते थे, साथ ही एनिमल पर भी उनको जकात कर देना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में सुल्तान ने जकात कर को हटा दिया और रिलीफ दिया उन लोगों को जिनके पास बड़ी संख्या में मवेशी हुआ करता था। इस स्थिति में जब एडिशनल कर लगाया था सुल्तान ने, तो ऐसी स्थिति में सुल्तान ने एक व्यवस्था किया कि जिस व्यक्ति के पास 2 बैल है, फिर इसी तरीके से 2 भैंसिया है,
2 गाय हो और 10 बकरी हो, 2 बैल, 2 भैंस, 2 गाय और 10 बकरी हो, उनको कर नहीं देना पड़ता था। इससे ऊपर के लोगों को कर देना पड़ता था। इससे ऊपर रखने वाले जो मवेशी थे, 10 को यदि 11 मवेशी रख रहे हैं, बकरियां रख रहे हैं, तो उनको टैक्स देना पड़ता था। इसका 9th नंबर पॉइंट है जजिया। आप ऐसे लिख सके या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं जजिया को। जजिया एक ऐसा टैक्स था जो रिलीजियस टैक्स था। ये मुस्लिम रूलर्स के द्वारा हिंदू लोगों से लिया जाता था। हिंदू धर्म के लोग जो थे उनको जजिया कर देना पड़ता था। ये धार्मिक कर था। मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हो या वो अपना कर्मकांड कर रहे हो, इसके लिए इनको एक तरह का कर देना पड़ता था जो जजिया कर था। खिलजी ने इस कर को हटा दिया। इससे पहले जजिया कर रेवेन्यू का एक मेन सोर्स हुआ करता था। इसके कई एंगल्स थे, कई दूसरे पक्ष भी थे। जो मुस्लिम लोग थे उनको ये जजिया नहीं देना पड़ता था, सिर्फ और सिर्फ ये हिंदुओं को ही देना पड़ता था जजिया। और इससे का एक डिमेरिट ये था कि जो हिंदुओं की स्थिति थी वो काफी दयनीय हो जाया करती थी, क्योंकि उनको बाकी दूसरे कर भी देना पड़ता था। ये एक एडिशनल कर था, टैक्स था जो उनको देना पड़ता था, अलग से देना पड़ता था धर्म को लेकर के। और इसके पीछे ये तक दिया जाता था कि हम आपके धर्म की रक्षा करेंगे। ये उस समाज की डिबेट था और कहीं न कहीं व्यवस्था में भी कमी थी। इसका 10वां और लास्ट पॉइंट है एंड ऑफ जागीर्स। सुल्तान ने जागीरों की समाप्ति कर दी। पहले ये होता था कि कोई जागीरदार हैं, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जो अपने पास सेना रख रहे हो, तो उनको उस सेना का वहन करने के लिए भूमि का एक बड़ा सा हिस्सा दिया जाता था और उसकी उपज से ही सैनिकों को पे किया जाता था, भुगतान किया जाता था सैलरी के रूप में, मेहनताना के रूप में। तो सैनिकों के पास नगद नहीं बल्कि अनाज के रूप में भुगतान होता था। लेकिन सुल्तान ने जजिया जागीर को हटा ही दिया और जो व्यक्ति सेना रखा करते थे उनको जागीर के बदले कैश में पेमेंट करना शुरू कर दिए, नगद पेमेंट करना शुरू कर दिए। ये अन्न के रूप में लेते थे, कर लेते थे और लोगों से। फिर जो जागीर थे उनको ये भूमि देना बंद कर दिए और उनके सैनिकों को, और उनके पास जो सैनिक थे, सुल्तान के पास सैनिक, उन सभी सैनिकों को ये नगद के रूप में, कैश में भुगतान करना शुरू कर दिए। ये पहले शासक थे जिन्होंने उस समय के पहले शासक थे जिन्होंने नगद किया था पेमेंट अपने सैनिकों को सैलरी के रूप में। मुझे लगता है कि ये इतना डिटेल आपके लिए काफ़ी है। इसके बाद हम आर्मी रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे, हम मार्केट रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे। 2-3 रिफॉर्म्स है, आपके बुक में थोड़ा शॉर्ट में दिया था तो मैंने सोचा कि थोड़ा डिटेल दे दिया जाए, थोड़ा 2-4 मिनट एक्स्ट्रा इसमें दे दिया जाए। और हम चाहते हैं कि आप इस तरह से इसको पढ़ें, समझें, ताकि अधिक से अधिक फायदा हो पाए आपको। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।